हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी थम जाते हैं या रुक जाते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते हैं। लेकिन 1994 की फॉरेस्ट गंप मूवी ने हमें समझाया है कि चाहे जो हो जाए, आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी का असली मतलब होता है। और आगे जिंदगी ने आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस छुपा के रखे हैं, ये वही जान पाएगा जो जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। यही कारण है कि इस मूवी के कॉन्सेप्ट ने दुनिया भर के लोगों का दिल छुआ है। इसीलिए ये मूवी फाइनेंशियली और क्रिटिकली इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही है और दुनिया भर के लोगों के बीच में आज भी पॉपुलर है। यही कारण है कि आप में से भी कई सारे लोग हमें इस वीडियो को बनाने के लिए कई बार सजेस्ट कर चुके हैं। आप सबका इस टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फॉरेस्ट गंप मूवी फैक्ट, वो भी बहुत ही भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा कि फॉरेस्ट गंप का रोल आखिर कौन कौन से एक्टर प्ले करने वाले थे। कहाँ है फॉरेस्ट गंप की वो बेंच जिस पर बैठ के उसने अपनी कहानी सुनाई थी। इसके अलावा जानेंगे कि जेनी की डेथ आखिर किस अनजान बीमारी से हुई थी और फाइनली इसकी कोई रीबूट या रीमेक क्यों नहीं बनी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉरेस्ट गंप मूवी बेस्ड है इसी नाम की एक नॉवल पर, जो 1986 में पब्लिश हुई थी और इसे विंस्टन ग्रूम ने लिखा था। शुरुआत में तो इस बुक ने अपनी सिर्फ और सिर्फ 30,000 कॉपीज ही बेची, लेकिन जब 1995 में इस पर बेस्ड मूवी पॉपुलर हुई तो इसकी 16 लाख कॉपीज बिकी और वहीं से इस बुक की भी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, जिसके बाद से 1995 में विंस्टन ग्रूम ने इसकी सीक्वल गंप एंड कंपनी भी लिखी। इसके अलावा 1994 में उन्होंने द बबा गंप श्रिम्प कंपनी का ऑफिशियल कुक बुक भी लिखा, पर फिर भी इस मूवी की सीक्वल क्यों नहीं आई, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स के कास्टिंग के फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले फॉरेस्ट गंप का रोल प्ले करने के लिए पहले बिल मरी, जॉन ट्रेवोल्टा, शेवी चेज को भी कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस रोल को मना कर दिया। वहीं पर जॉन ट्रेवोल्टा को मूवी के आने के बाद अपने डिसीजन का बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ। वहीं पर बुक्स के अंदर फॉरेस्ट गंप 6 फुट 6 इंच लंबा और लगभग 100 किलोग्राम वजनी था। यही कारण है कि राइटर विंस्टन ग्रूम जॉन गुडमैन को इस रोल को प्ले करते हुए देखना चाहते थे। वहीं पर रॉबर्ट ज़ेमेकिस इस मूवी के अंदर एक स्टार पावर को कास्ट करना चाहते थे, इसीलिए इस कैरेक्टर के लिए टॉम हैंक्स को कास्ट किया गया। वहीं पर पहले बबा का रोल प्ले करने के लिए डेविड एलन ग्रीयर, आइस क्यूब और डेव चैपल को भी कंसीडर किया जा रहा था, पर जब इन्हें पता चला कि इस कैरेक्टर की एक डिसेबिलिटी होने वाली है तो इन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले करने से मना कर दिया। वहीं पर डेविड चैपल आज भी इस रोल को छोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा पछताते हैं। और तो और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से फेमस लेट अमेरिकन रैपर टूपाक शकूर ने भी बबा के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। वहीं पर पहले जेनी के रोल के लिए जॉडी फॉस्टर, निकोल किडमैन और डेमी मूर को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली इसका रोल प्ले किया रॉबिन राइट ने। मूवी के अंदर फॉरेस्ट गंप के घर को ग्रीनबो, अलाबामा, यूएसए में दिखाया गया है, बट सच तो ये है कि ये लोकेशन फिक्शनल है और रियल लाइफ में ऐसी कोई जगह नहीं है। और इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग बेओफोर्ट, साउथ कैरोलिना, कोस्टल वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका में हुआ है। यही नहीं, मूवी की शूटिंग के लिए फॉरेस्ट गंप के आलीशान घर को भी मूवी के लिए बनाया गया था, जिसे सैडली मूवी के खत्म होने के बाद तोड़ भी दिया गया। वहीं पर वो वियतनाम का बैटलफील्ड इसी जगह के एक गोल्फ कोर्स पर बनाया गया था, जहां पर CGI का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा पेड़ पौधों का इस्तेमाल हुआ था, जिससे इस जगह को वियतनाम जैसा बनाया गया था। आपको वो सीन तो याद ही होगा जिसमें फॉरेस्ट अपनी बात वॉर के ऊपर नहीं कह पाता है और उसके माइक को निकाल दिया जाता है। वेल, इनिशियली फॉरेस्ट वहां पर बहुत ही फनी बात बोलने वाला था, जहां पर इस मूवी के डायरेक्टर रॉबर्ट ज़ेमेकिस ने कई सारे अमेरिकन कॉमेडियंस को अप्रोच किया था, जैसे कि बिली क्रिस्टल और रॉबिन विलियम्स को इस सीन के लिए डायलॉग्स लिखने को कहा था, लेकिन उन्होंने जब स्क्रिप्ट को पढ़ा तो उन्हें पसंद नहीं आया। बाद में उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना सीन के अंदर फॉरेस्ट के माइक को ही म्यूट कर दिया जाए। यही कारण है कि ये सीन बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल हो गया। वैसे इस सीन के दौरान फॉरेस्ट सोल्जर के पैर कटने और उनके घर वापस न जाने या मरने के बारे में बात करने वाला था। डैनी सिनीस के कैरेक्टर लेफ्टिनेंट डैन के कटे हुए पैरों को बेसिकली CGI की मदद से दिखाया गया था, जहां पर उनके पैरों पर ब्लू कपड़ों को बांधकर डिजिटल कंपोजिटिंग के दौरान उनके पैरों को मूवी के अंदर हटा दिया गया। वहीं पर कई सारे डिसीज्ड और मरी हुए पर्सनालिटीज को जिंदा दिखाने के लिए पुराने फुटेज का इस्तेमाल किया गया, जहां पर ब्लू स्क्रीन की मदद से टॉम हैंक्स को आर्टिफिशियली ऐड किया गया है। इसके ऊपर से इनके डायलॉग्स को
लिप सिंक भी किया गया है। इस कमाल को करने के लिए जॉर्ज लुकस की विजुअल इफेक्ट्स कंपनी इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक जिम्मेदार है, जिसने उसी समय जुरासिक पार्क में भी काम किया था। वो बेंच तो आपको याद ही होगा जहाँ पर फॉरेस्ट गंप बैठकर अपनी सारी की सारी कहानी सुनाता है। वेल इन रियल लाइफ ये बेंच अमेरिका के जॉर्जिया के चिपेवा स्क्वायर पर था। जिस बेंच पर इस मूवी के लिए टॉम हैंक बैठे हैं, उस बेंच को निकालकर सवाना के ही सवाना हिस्ट्री म्यूजियम में रख दिया गया है, ताकि ये बाहर खराब या चोरी ना हो। वहीं पर मूवी में दिखाई हुई फॉरेस्ट की फिशिंग बोट को भी फ्लोरिडा के एक प्लेनेट हॉलीवुड रेस्टोरेंट में स्टोर किया गया है, जहां पर इसके साथ साथ फॉरेस्ट का पिंग पोंग पैडल भी है, जिस पर खुद टॉम हैंक्स के ऑटोग्राफ्स हैं। अब जब फिशिंग बोट की बात हुई है, तो चलिए अब बात करते हैं बबा गम श्रिम्प कंपनी के बारे में। हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग जानते हो, बट बबा श्रिम्प कंपनी असल में एग्जिस्ट करती है और ये एक रेस्टोरेंट चेन है जो दुनिया के 11 देशों में फैला है। वेल बेसिकली फॉरेस्ट गंप की प्रोडक्शन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स ने 1995 में मूवी के पॉपुलर होने के बाद रस्टी पेलिकन रेस्टोरेंट चेन के साथ मिलकर बबा गम श्रिम्प कंपनी का रेस्टोरेंट चेन खोलने का प्लान बनाया, जहां पर इसे 1995 में मॉन्टरी कैलिफोर्निया में पहली बार खोला गया और अब ये दुनिया भर में फैल चुका है। इसी से रिलेटेड एक और फन फैक्ट ये है कि क्रिस प्रैट जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्टार लॉर्ड का रोल निभाते हैं, उन्हें डिस्कवर इसी रेस्टोरेंट के हवाई के मुआई ब्रांच में किया गया था, जहां पर वो वेटर का जॉब कर रहे थे। आपको मूवी का वो हिस्सा तो याद ही होगा जहां पर फॉरेस्ट गंप पूरे के पूरे अमेरिका को दौड़कर ट्रेवल करता है। वेल ये पर्टिकुलर चीज इंस्पायर्ड थी एक रियल इवेंट से, जहां पर 1982 में लुइस माइकल फिगुएरोआ ने 16 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को तक कैंसर सोसाइटी ऑफ अमेरिका के लिए दौड़कर ट्रेवल किया था और उन्हीं के इस फेमस लाइन को मूवी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। मूवी के अंदर जितना गंप ने किया है, उससे कहीं ज्यादा उसने नॉवल के अंदर किया है, जहां पर वो बेसिकली मिलिट्री में जाने और पिंग पोंग खेलने के अलावा भी रेसलिंग कर चुका है, चेस में चैंपियन बन चुका है और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में जा चुका है। बट ऑब्वियसली मूवी के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता, यही कारण है कि इन एलिमेंट्स को मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया है। इनके अलावा भी मूवी में कई और चीजें भी थी जिन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मूवी के अंदर हमें कई सारे हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज भी देखने को मिली। यही कारण है कि इसमें हमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी दिखने वाले थे, जहां पर बेसिकली हमें 1965 का सेलेमा मार्च भी देखने को मिलता। बट मार्टिन लूथर किंग को डिसरिस्पेक्ट न करने के कारण रॉबर्ट ज़ेमेकिस ने इस प्लान को डिच कर दिया। इसके अलावा हमें मूवी के अंदर कई सारे विजुअल इफेक्ट एलिमेंट्स भी देखने को मिलते, जैसे कि लेफ्टिनेंट डैन के ऊपर एक छोटा सा एनिमेटेड क्लाउड दिखाया जाता, वहीं पर जेनी को हमेशा एंजल विंग्स के साथ दिखाया जाता और ये बेसिकली इन कैरेक्टर्स के प्रति फॉरेस्ट के परसेप्शन को दिखाता। लेकिन ऑब्वियसली इन चीजों को करना सस्ता नहीं था। मूवी के अंदर इस बात को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि आखिर जेनी की मौत किस बीमारी से होती है। इसकी सीक्वल बुक गंप एंड कंपनी में जेनी की मौत का असल कारण बताया गया है, जहां पर उसे हेपेटाइटिस सी होता है, जो उसे ड्रग्स के नीडल को यूज करने से हुई होगी और 1989 तक ये एक अननोन बीमारी थी। यही कारण है कि मूवी के अंदर जेनी को कौन सी बीमारी है पता नहीं चल पाता है। जिस कदर इस मूवी ने हम सब पर छाप छोड़ा है, सरप्राइजिंगली कुछ लोग इस मूवी से उतना कनेक्ट नहीं कर पाए। यही कारण है कि IMDb की सबसे बेहतरीन 250 मूवीज की लिस्ट में आज भी 12वीं पोजीशन पर कायम इस मूवी को कुछ क्रिटिक्स ने बहुत ही बेकार माना और एंटरटेनमेंट वीकली ने इसे C रेटिंग दी थी। वेल मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस साल ये मूवी रिलीज हुई थी, उसी समय जुरासिक पार्क, पल्प फिक्शन और शॉशनिक रिडेम्पशन जैसी कई सारी मूवीज रिलीज हुई थीं। तो हो सकता है कि क्रिटिक्स इस मूवी को उन मूवीज से कंपेयर करते हों, वरना मेरे हिसाब से ऐसी बेहतरीन कहानी मैंने बहुत ही कम देखी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो 1995 के ऑस्कर्स में इस मूवी ने तो झंडे ही गाड़ दिए, जहां पर इसे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले और बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए ऑस्कर्स मिले। वहीं पर इसे 7 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इसने बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट पिक्चर के लिए 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते, जो इस मूवी को एपिक प्रूफ करने के लिए बहुत काफी है। इस मूवी को बनाने के लिए लगभग $55 मिलियन का खर्चा आया था। वहीं पर इस मूवी ने शानदार तरीके से दुनिया भर में $650 मिलियन की कमाई की। फिर भी इस मूवी को बहुत घाटा झेलना पड़ा। कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस मूवी को थिएटर्स में दिखाने के लिए थिएटर्स के मालिकों को पैरामाउंट को $61 मिलियन पे करने पड़े।
वहीं पर थिएटर्स ने इस मूवी को दिखाने का टोटल 159 मिलियन का अलग से कट लिया। इसके अलावा टॉम हैंक्स और रॉबर्ट ज़ेमेकिस ने पैरामाउंट के साथ एक डील साइन की थी, जहां पर वो एक सर्टेन परसेंटेज इस मूवी के कमाई का लेने वाले थे। यही कारण है कि उन्होंने लगभग $45 मिलियन ईच लिए। वहीं पर $73 मिलियन इस मूवी के एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुए, जहां पर ये सारे पैसे इसके पोस्टर्स और होर्डिंग्स को बनाने में लग गए। वहीं पर फाइनली पैरामाउंट के पास $191 मिलियन बचे, जो किसी भी लिहाज से कम तो नहीं थे, पर टोटल कमाई के हिसाब से बहुत कम थे। वहीं पर 1995 में ये मूवी होम वीडियोस में भी रिलीज की गई, जहां पर इसके कई सारे मिलियन कॉपीज बिके। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर इस मूवी की एक और सीक्वल बुक आई है तो उस पर आखिर मूवी बनी क्यों नहीं? वेल, इसकी सीक्वल को प्लान किया गया था, बट अमेरिका में हुए 9/11 के हमले के बाद इस प्रोजेक्ट को बार बार डिले किया गया और 2007 आते आते पैरामाउंट पिक्चर्स भी इस मूवी का सीक्वल बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहा। वहीं पर टॉम हैंक्स ने भी इस रोल को दोबारा प्ले करने से मना कर दिया और फिल्म मेकर्स के हिसाब से जब टॉम हैंक्स इस रोल को प्ले नहीं कर सकते तो फिर किसी और एक्टर से ये रोल प्ले कराने का कोई फायदा नहीं है। यही कारण है कि हमने आज तक इसकी कोई सीक्वल या रीबूट नहीं देखी। लेकिन रुकिए, इससे हम इंडियन फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमिर खान इस मूवी का देसी वर्जन लाल सिंह चड्ढा के रूप में लाने वाले हैं, जिसमें उनके साथ हमें करीना कपूर भी दिखेंगी। और अब यहाँ पर जिसे भी ये लग रहा है कि ये मूवी हॉलीवुड की नकल है, तो मैं उसे बता दूं, पैरामाउंट से इस मूवी को बनाने की राइट्स को एक्वायर किया गया है। और आमिर खान जैसे एक्टर पर मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जैसा कैरेक्टर पीके में उन्होंने प्ले किया था, फॉरेस्ट गंप भी कुछ वैसा ही है। ऊपर से मैं इसे एक सरदार जी के रूप में देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही साथ अगर इस मूवी की कहानी इंडिया में सक्सेसफुल हुई तो हो सकता है कि इसकी दूसरी बुक पर भी इसकी सीक्वल मूवी बन जाए, जो हमें हॉलीवुड में आज तक नहीं मिली। बस इस साल अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि ये मूवी दिसंबर तक रिलीज भी हो जाए, चाहे थियोरेटिकली या डिजिटली। तो गाइज, ये थे सबसे बेहतरीन, अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फॉरेस्ट गंप मूवी फैक्ट्स। अगर आपने आज तक ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि चाहे आप जिस भी तरह की मूवी देखते हो, आपको एक बार इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। आपको ये मूवी बेशक बहुत पसंद आएगी और आप इसे जिंदगी भर याद रखेंगे। और एक बात और, ये मूवी हिंदी, इंग्लिश और बाकी भाषाओं में भी अवेलेबल है। फिलहाल मैं आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताया हुआ कौन सा फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। मुझे स्पेसिफिकली 1994 के जमाने के हिसाब से इसके CGI काम ने बहुत इम्प्रेस किया। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।